हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीडीए हाउसिंग स्कीम 2023-24 के कुछ सवालों कुछ जवाबों के बारे में। यानी कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ Q&A। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है। आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो लिख रखे हैं, जो कि हमारे पास कमेंट के जरिए आए हैं और कुछ जनरली हमसे लोगों ने पूछे। तो सबसे पहला लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि डीडीए हाउसिंग स्कीम में रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस बार डीडीए हाउसिंग स्कीम में जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 2,500 रुपए रखी गई है, यानी कि 2,500 रखी हुई है। प्लस जीएसटी करते हैं आप तो 2,525 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। और ये हर एक कैटेगरी के लिए है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे फिर एलआईजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर एमआईजी के लिए कर रहे हो, या फिर एचआईजी के लिए कर रहे हो। तो दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन फीस पूरी की पूरी यहाँ पर देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि डीडीए की रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट क्या है। तो दोस्तों, स्टार्ट डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी रिसेंटली हमारी डीडीए की हाउसिंग स्कीम में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बुकिंग की डेट तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हो सकता है डीडीए इस बार जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आगे भी खोल के रखे, क्योंकि जब तक इनके पूरे फ्लैट बुक नहीं हो जाते तब तक शायद ये रजिस्ट्रेशन चालू रखेंगे। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि डीडीए की बुकिंग कब से स्टार्ट है। तो दोस्तों, जो डीडीए की बुकिंग है वो 11 दिसंबर 2023 से स्टार्ट है, दोपहर के 12 बजे से। आप उसके बाद अपने फ्लैटों की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के समय आपको किसी और अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कई लोगों का मेरे पास सवाल आया है कि आप बुकिंग के दौरान भी हमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, बुकिंग के दौरान आपको सीधा रजिस्ट्रेशन जो आपकी हो गई है वहां पर जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना फ्लैट चूज करना है, आपको माला चूज करना है, और जो आपका बुकिंग अमाउंट है वो आपको पे कर देना है। फिर उसके बाद हमारे पास सवाल आया है कि सर, क्या बुकिंग अमाउंट क्या देना पड़ेगा हर फ्लैट का। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपए बुकिंग अमाउंट देना होगा। अगर आप यहाँ पर एलआईजी से बिलोंग करते हैं तो 1 लाख रुपए, एमआईजी से बिलोंग करते हैं तो 4 लाख रुपए, और अगर आप एचआईजी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए यहाँ पर देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं दोस्तों बता दूं, यहाँ पर ये जो बिलोंग करने वाली बात है ये किसी कैटेगरी से नहीं है। ये है कि आप इस कैटेगरी का अगर फ्लैट बुक करते हैं तो, क्योंकि मेरे पास और भी कई सवाल आ रहे थे कि क्या हम ईडब्ल्यूएस फ्लैट को छोड़ के एलआईजी कर सकते हैं, एमआईजी कर सकते हैं, क्या मैं अपनी इनकम के हिसाब से ये कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपकी इनकम से डीडीए को कोई लेना देना नहीं है। आपकी इनकम से जो लेना देना है वो बैंकिंग को होगा, क्योंकि जब बैंक आपका घर या फ्लैट फाइनेंस करती है तो वो ये देखती है कि आप इसकी ईएमआई चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, और आप यहाँ इतना पैसा कहां से लाएंगे कि उनकी ईएमआई दे सके। तो डीडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी इनकम 2 लाख है तो भी आप एचआईजी के 3 करोड़ 4 करोड़ के फ्लैट को भी बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर आपको जो बुकिंग अमाउंट है या फिर जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, अगर आपने कोई फ्लैट बुक करा, बुक करने के बाद अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको रिफंड नहीं होने वाला है, आपका पैसा डूब जाएगा। तो दोस्तों, सोच समझ के बुकिंग करें। साथ के साथ मैं हर बार एक बात बोलता हूं कि किसी भी फ्लैट की बुकिंग या रजिस्ट्रेशन से पहले एक बार आप साइट पे विजिट जरूर करें। अगर आपको नहीं पता है डीडीए के जो डेमो फ्लैट है वो कहां पर है, तो आपको यहां पर आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा हमारा डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2023-24 के ब्रोशर का। आप इस पे क्लिक करिए, यहां पर आपको डेमो फ्लैटों के बारे में भी बताया गया, उनकी लोकेशन बताई गई है कि कहां कहां पे वो स्थित है। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, जब आप इस वीडियो पे क्लिक करें ब्रोशर वाली पे, तो आप सारी डिटेल भी यहां से चेक कर सकते हैं कि आखिर फ्लैटों को बुकिंग से लेके और फ्लैटों के एंड तक आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, क्या क्या चीजें डीडीए ने आपसे मांगी हुई है। फिर दोस्तों, हम बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट को क्या डीडीए फाइनेंस करेगा। दोस्तों देखो, डीडीए कभी फाइनेंस किया करता था, अब आपको सारे बैंक ही फाइनेंस करते हैं। अगर आपको ये जानना है कि बैंक किस तरीके से फाइनेंस करते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, क्या आपका फ्लैट फाइनेंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर आप अपने फ्लैट की बुकिंग से पहले ही बैंक से जो है आप सैंक्शन लेटर ले सकते हैं लोन का, तो ये सारी की सारी चीजें आपको जो है फाइनेंस की वीडियो हमने बना रखी है कि आप बैंक से कैसे अपने फ्लैटों को फाइनेंस कराएं। यह भी आपको आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपका फ्लैट जो है वो कैसे फाइनेंस होगा। फिर दोस्तों, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है डीडीए हाउसिंग स्कीम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सिंपली कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए: आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर। दैट्स इट, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्लैटों की बुकिंग के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, तो जो ब्रोशर की मैंने वीडियो आपको भी बताई है, आप उसे पूरी देखिए, उसके अंदर आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। फिर आता है ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी इनकम होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि कोई इनकम कैटेगरी नहीं है। हाँ, एक चीज है, अगर आप ईडब्ल्यूएस का फ्लैट बुकिंग करते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको मैं बताऊं, जब भी आप फ्लैट की पोजीशन लेते हैं तो वहां पर आपसे मांगा जाता है इनकम सर्टिफिकेट। कई लोगों को सवाल आता है क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस फ्लैट है, लेकिन यहां पर आपको पोजीशन के टाइम पे आपसे डिमांड की जाएगी इनकम सर्टिफिकेट की, वो भी 10 लाख से कम का, यानी कि आपकी पूरी फैमिली इनकम मिला के 10 लाख होनी चाहिए, 10 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमसे पूछा जाता है एलआईजी और एमआईजी के लिए कितनी इनकम होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं आपको। एलआईजी और एमआईजी के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट
एंड बुकिंग अमाउंट कितना होगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो सेम टू सेम है हर फ्लैट के लिए। बुकिंग अमाउंट आपको बता चुका हूं मैं, अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ा सा वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद करते हैं हम डीडीए हाउसिंग स्कीम रजिस्ट्रेशन अमाउंट के बाद रिफंड भी हो जाएगा क्या। भाई इसका सवाल का जवाब भी दे दिया है, सोच समझ के बुकिंग करो, डीडीए यहाँ पर रिफंड नहीं देने वाला है। हाँ, अगर डीडीए की तरफ से कोई ऐसी हो जाती है चीज, जैसे कई लोगों का मेरे पास आया कमेंट कि सर मैंने बुकिंग करी, रजिस्ट्रेशन करते समय मेरी ट्रांजेक्शन फेल हो गई या अकाउंट से पैसे कट गए हैं लेकिन यहाँ शो नहीं कर रही, तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो आपका पैसा है वो अकाउंट में 3 से 4 दिन में वापस आ जाता है। अगर ना है तो आप डीडीए पे उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर अपनी बैंक में जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा यह सवाल है, क्या रजिस्ट्रेशन बुकिंग अमाउंट के बाद हमारा फाइनल अलॉटमेंट लेटर में एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आपका बुकिंग अमाउंट है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट एक अलग चीज है, लेकिन जो बुकिंग अमाउंट है आपका, जो 50,000, 1 लाख, 4 लाख, 10 लाख जो भी आप देंगे, जब आपका फाइनल पेमेंट आप करेंगे फ्लैट की, तो वो अमाउंट जो है उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर सपोज 10 लाख का फ्लैट है और आपने 1 लाख पेमेंट कर रखी है तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, फिर आपको 9 लाख की ही पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद हमारा सवाल है, क्या मेंटेनेंस चार्जेस हमें हर साल देना होगा। भाई डीडीए है और हर साल देखो, हर साल उसमें मेंटेनेंस भी होती है, तो मेंटेनेंस चार्जेस जो है आपको हर साल देना पड़ेगा। मेंटेनेंस चार्जेस क्या जा रहे हैं ये जानना है तो भी आपको ब्रोशर वाली वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस चार्जेस कितने होंगे और सभी कैटेगरी के फ्लैटों में मेंटेनेंस चार्जेस सेम होगा क्या। देखो दोस्तों, सभी कैटेगरी के मेंटेनेंस चार्जेस सेम नहीं होंगे। आपको मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में अभी तक कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी की अगर आप बात करें फ्लैटों की, तो वहां पर आपको मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। क्या मेंटेनेंस चार्ज है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर ईडब्ल्यूएस में अभी इन्होंने दे रखा है कि रिसेंटली अभी 88,000 रुपए विद जीएसटी के साथ 88,500 रुपए एनुअली आपको देने पड़ेंगे नेक्स्ट ईयर से, इस ईयर नहीं है नेक्स्ट ईयर से। एलआईजी की बात करें तो 1,18,000 रुपए मेंटेनेंस चार्जेस है एनुअली। एमआईजी की बात करें तो 1,77,000 है और एचआईजी की बात करें तो 2,95,000 रुपए आपको हर साल मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में इन्हें देने पड़ेंगे। क्या फ्लैट कंफर्म मिलेगा। दोस्तों ये पहले आओ पहले पाओ की स्कीम है और 100% आपने अगर बुकिंग कर दी टाइम पे, जिस फ्लैट को जिस फ्लोर को आपने बुक कर दिया और वहां की पेमेंट आपने टाइमली कर दी, तो 100% आपको फ्लैट मिलेगा, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, बशर्ते आपकी सारी जानकारी बिल्कुल सही हो। कोई ऐसा गलत काम मत कीजिएगा कि बाद में आपकी जानकारी जो है अधूरी मिले या फेक मिले। उस कंडीशन में जो डीडी है वो आपका फ्लैट कैंसिल कर सकता है और आपको रिफंड भी नहीं मिलने वाला है। फिर इसके बाद हमारा सवाल है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई अलग से भी पेपर देना होगा क्या। भाई बता दिया मैंने, ईडब्ल्यूएस के लिए बुकिंग के समय नहीं, पोजीशन के समय देना होगा, वो भी इनकम सर्टिफिकेट देना होगा 10 लाख से कम का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इनकम सर्टिफिकेट की जगह बीपीएल कार्ड या कोई और कागजात लगा सकते हैं। भाई ईडब्ल्यूएस में सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट ही मांगेंगे आपसे, उन्हें मतलब नहीं है आपके बीपीएल कार्ड से। फिर अगला सवाल है, क्या इनकम सर्टिफिकेट एलआईजी फ्लैट में भी देना होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, इनकम सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया सिर्फ ईडब्ल्यूएस फ्लैट तक है। एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी या आप कोई भी फ्लैट बुक करते हैं वहां पर आपसे कोई भी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मांगा जाएगा। फिर हमारा सवाल है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट के स्टार्टिंग में ही चाहिए होगा। जवाब दे दिया भाई, नहीं देना स्टार्टिंग में आपको। फिर हमारा सवाल है, ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली का होना चाहिए या अदर स्टेट का लग सकता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपने वहीं से ही अपना दिल्ली के लिए फ्लैट बुक करा है, आपका आधार कार्ड वहीं का है, तो उसी स्टेट का आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है, दिल्ली का देना कंपलसरी नहीं है। फिर उसके बाद हमारा सवाल है, क्या अदर स्टेट वाले भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट का पर्सन जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट दोनों में से क्या चलेगा। तो दोस्तों इसका सवाल का मैं 2-3 बार जवाब दे चुका हूं, आपको कमेंट में इसका जवाब देना है कि ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए या इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। फिर यहाँ पर सवाल है, मेरी एज 18 की है, क्या मैं फ्लैट बुक कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो आप, अगर 18 या 18 प्लस हो तो आप फ्लैट बिल्कुल 100% बुक कर सकते हो। मैं हैंडीकैप हूँ, क्या मैं फ्लैट का फॉर्म भर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर डीडीए ने कुछ स्कीम में स्पेशल चीज दी है, जो अगर हम बात करें जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए डीडीए ने कहा है कि वो फ्लैट बुक भी कर सकते हैं, साथ के साथ वहां पर उन्हें जो है कुछ रियायतें दी जाएंगी। क्या रियायतें हैं जानने के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में जो हमारी ब्रोशर की वीडियो है उसके अंदर हम सारी चीजें कंफर्म कर चुके हैं। मेरी वाइफ नॉट वर्किंग है, क्या मैं उनके नाम पर फ्लैट बुक कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपकी वाइफ जो है अगर वो वर्किंग नहीं है तो आप उनके नाम पे फ्लैट बुक कर सकते हैं, बशर्ते बस जो फाइनेंस होगा फ्लैट वो आपके नाम पे होगा। तो बैंक में जब फाइनेंस कराने जब जाओगे तो फाइनेंस में आपको को एप्लीकेंट में आपका नाम जाएगा और आपके नाम पर फ्लैट जो है फाइनेंस कर दिया जाएगा। क्या डीडीए फ्लैट पर लोन मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है दोस्तों, डीडीए की जो प्रॉपर्टी होती है जेन्युइन प्रॉपर्टी होती है और यहाँ पर आपको हर जगह से, अगर हम बात करें कि एमसीडी से और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सब जगह से एनओसी मिलती है, उसके बाद ही ये फ्लैट बन पाते हैं
और इसे हर कोई बैंक फाइनेंस कर देता है। ज्यादातर आपको अगर फाइनेंस के बारे में जानने, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी बैंक फाइनेंस करती है, कौन सी बैंक से फाइनेंस करने में फायदा है और कौन सी में नुकसान। क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को एलआईजी कैटेगरी का फॉर्म भरा जा सकता है? भाई मैंने आपको बता दिया कि कोई इनकम कैटेगरी नहीं है। हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम कैटेगरी है, लेकिन अदर के लिए आप जाना चाहो जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। क्या मैं डीडीए के फ्लैटों की पेमेंट कैश में कर सकता हूँ? भाई ये एक अलग मैटर है, आपको मैं बताऊं। अगर डीडीए के फ्लैटों की अगर आप कैश में पेमेंट करोगे और अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब दे सकते हो तो बिल्कुल कीजिए सर। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, एक मुश्त पेमेंट, यानी कि अगर आपके पास कहीं से अमाउंट आया है या फिर आपके पास सेविंग अकाउंट में अमाउंट है और आप उसका जवाब दे सकते हो, तो एक बार सिंगल शॉट में आप पेमेंट दे सकते हो। लेकिन कैश में पेमेंट का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, कैश में पेमेंट आप नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या मैं एक साथ 2 फ्लैटों को बुक कर सकता हूँ? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, 2 फ्लैटों को आप अपने नाम से बुक नहीं कर सकते। आपको अलग अलग नामों से अगर आप फ्लैट बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने नाम से अगर सिंगल नाम से 2 फ्लैट बुक करना चाहोगे तो यहाँ पर अभी तक डीडी ने ऐसी कोई सुविधा दी नहीं है। अगर बुकिंग के बाद फ्लैट फाइनेंस नहीं हुआ तो क्या होगा? दोस्तों अगर बुकिंग के बाद फ्लैट फाइनेंस नहीं हुआ तो आपका जो बुकिंग अमाउंट है वो चला जाएगा। तो मेरी एक राय है कि आप फ्लैटों को बुकिंग करने से पहले सबसे पहले अपने फाइनेंस का जो है वो देख लीजिए कि आप कैसे फाइनेंस कराएंगे, कहां से पैसे का इंतजाम करेंगे। वो चीजें आपको पहले देखनी है, क्योंकि बाद में डीडीए कोई भी रिफंड नहीं देने वाली है। क्या मैं फ्लैट की रजिस्ट्रेशन के समय ही होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूं? तो दोस्तों फ्लैट की रजिस्ट्रेशन के समय भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर सपोज कोई स्कीम आ रही है फरवरी 2024 में, तो आप दिसंबर 2023 में भी बैंक को जाके प्री अप्रूव लोन के लिए जो है वो अप्रोच कर सकते हो और आपको पहले ही सैंक्शन लेटर मिल जाएगा। तो इस चीज की सुविधा होती है, वो जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है वो मिलने वाली है, उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि बैंक के कैसे कैसे फाइनेंस करती हैं। क्या प्रॉपर्टी के मामले में डीडीए पे भरोसा किया जा सकता है? दोस्तों देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि प्रॉपर्टी के मामले में डीडीए पे भरोसा किया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, प्रॉपर्टी के मामले में डीडीए जो है वो जेन्युइन फ्लैट बनाती है और उन्हें हर जगह से एनओसीज मिली होती है, और जो उनके फ्लैट होते हैं वो भी जेन्युइन होते हैं, तो इन पे आप भरोसा कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डीडीए फ्लैटों में खास तौर से मैं आपको बता दूं, डीडीए की जो अब हाउसिंग स्कीम आ रही है वो ज्यादा बेटर फ्लैट्स बना पा रही है डीडीए। फिर उसके बाद सवाल है, डीडीए से फ्लैट लेना बेहतर है या प्राइवेट बिल्डर से? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीडीए जो है, डीडीए के फ्लैट जो है वो थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन इन फ्यूचर इनका ये डर नहीं रहता कि एमसीडी गिरा देगी, रेरा के नए नियम आएंगे तो क्या होगा, या फिर कोई वन विभाग में निकल आई तो क्या होगा। क्योंकि देखिए, जब भी आप डीडीए अथॉरिटी से फ्लैट लेते हैं ना, तो ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। यहाँ से जब भी आप फ्लैट लेते हैं तो आपको थोड़ी सी चीजें जो है वो जेन्युइन तरीके से मिलती हैं। इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इन पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट बिल्डर है, प्राइवेट बिल्डरों के साथ में एक दिक्कत ये आती है, जब भी वो प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जिम्मेदारी खत्म होने का मतलब ये है कि दोस्तों, कौन सी जमीन पे बने हैं, कैसे फ्लैट बने हुए हैं, क्या वो डीडीए की जमीन थी, क्या वो एमसीडी के अंडर तो नहीं आती थी, क्या ग्राम सभा की जमीन थी, कुछ भी कंफर्म नहीं होता। और मैं सभी डीलरों को ये नहीं कहूंगा, सभी बिल्डर्स को नहीं कहूंगा, बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो जेन्युइन हैं, लेकिन उसके लिए पहले दोस्तों आप बिल्डर के सारे लाइसेंस वगैरह चेक करें, और साथ के साथ बिल्डिंग, अगर आप कोई भी फ्लैट खरीद रहे हैं डीडीए को छोड़ के प्राइवेट बिल्डर से, तो मेरी एडवाइस है आपको कि दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्री चेक करनी है, दूसरी चीज आपको एमसीडी का मोटेशन चेक करना है, और तीसरा आपको बिल्डिंग प्लान जो है एमसीडी से सैंक्शन है या नहीं, ये आपको चेक करना है। ये डिमांड आप बिल्डर से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा सवाल है, क्या ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी किसी प्रकार की छूट है? दोस्तों यहाँ पर कोई कैटेगरी छूट नहीं दी जा रही है, यहाँ पर सिर्फ जो है ईडब्ल्यूएस की यानी कि गरीबी रेखा की छूट है। तो आप उसके तहत अगर आप फ्लैट बुक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा सवाल है, रजिस्ट्रेशन या बुकिंग पेमेंट करते समय अगर फेल हो जाती है तो क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपकी रजिस्ट्रेशन या बुकिंग करते समय पेमेंट फेल हो जाती है तो आपकी जो पेमेंट है अगर पोर्टल में नहीं चढ़ी, यानी कि डीडीए की वेबसाइट पे शो नहीं की कि रिसीव हुई है और आपके बैंक से कट गई है, तो आपको कंप्लेंट करनी है डीडीए में या फिर अपने बैंक में, वो रिफंड आ जाएगी और आपको दोबारा से पेमेंट तभी करनी है जब आपके पास वो अमाउंट रिफंड आ जाए। फिर उसके बाद हमारा सवाल है, डीडीए के फ्लैटों को कौन सी लोकेशन बेटर? डीडीए के फ्लैटों की कौन सी लोकेशन बेटर है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अभी हाल फिलहाल में डीडीए ने नरेला में फ्लैट निकाले हैं, और नरेला को मैं आपको बता दूं, जो डीडीए जो है वो सब सिटी के दर्जे पे बसाने की कोशिश कर रही है, यानी जैसे गुड़गांव बसा हुआ है इस तरीके से वो नरेला को बनाना चाह रही है। तो जाहिर सी बात है लोकेशन नरेला की बहुत अच्छी है। अगर इसके बाद हम बात करें द्वारका की, तो द्वारका आपको पता ही है भाई, प्रॉपर्टी के मामले में बिल्कुल हब है, वो दिल्ली का हब माना जाता है प्रॉपर्टी का, और द्वारका की जो लोकेशन है बड़ी प्राइम लोकेशन है। और दोस्तों अगर हम बात करें लोकनायकपुरम की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोकनायकपुरम की लोकेशन है वो दिल्ली का जो सबसे बड़ा हाईवे बनना है, या फिर अगर हम कहें तीसरी रिंग रोड बननी है UER2,
उबर एक्सटेंशन रोड 2 जो है उसके बिल्कुल नियर अबाउट है, करीबन 100 मीटर की दूरी पर है। और आने वाले टाइम पे वहां पर बहुत अच्छी बसावट होने वाली है, साथ के साथ यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है एरिया की। लेकिन मेरा एक एडवाइस है मेरी, जहां पर भी फ्लैट बुक करें एक बार विजिट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि विजिट करने के बाद आपको पता चल पाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है दूर के ढोल सुहावने। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे हाथ से बहुत अच्छी चीज भी निकल जाती है। जब तक आप विजिट नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला वहां पर। फिर उसके बाद हमारा सवाल है, डीडीए के फ्लैट किस कंडीशन में कैंसिल हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपने कोई गलत डिटेल दे दी और बाद में उसकी पुष्टि हो जाती है कि आपने गलत डिटेल करके इन फ्लैटों को बुक किया है, तो आपका डीडीए जो है वो फ्लैटों को कैंसिल कर सकता है, आपकी अमाउंट भी आपको वापस नहीं मिलने वाला है। डीडीए का फ्लैट की रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं और कितने पैसे लगते हैं, दोस्तों इसका जवाब मैं दे चुका हूं। अगर आपने नहीं सुना है तो आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। फ्लैट की पेमेंट कैसे और कौन सी बैंक से की जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी आप फ्लैटों की पेमेंट करते हैं तो फ्लैटों की पेमेंट करने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, नेट बैंकिंग का, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का। डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम। या तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या किसी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने एटीएम कार्ड से कर सकते हैं। यहाँ पर बैंकों की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं। जो भी बैंक आपके पास अवेलेबल है आपकी, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 3 मेथड आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। मैं यूजर आईडी क्या होगी, तो दोस्तों आप जब भी फ्लैट की बुकिंग करते हैं तो आपको वहां पर जो लॉगिन आईडी होती है वो आपका पैन नंबर होता है, यानी कि पैन कार्ड नंबर होता है, तो आपको वही डालना है। फ्लैट देखने कब जा सकते हैं दोस्तों, कभी भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं की है तो भी आप फ्लैट देखने जा सकते हो, कोई वहां पर बाउंडेशन नहीं है। क्या हम डीडीए में बिजली बिल की जगह कोई और डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डीडीए में क्या होता है। जब भी आप पोजीशन लेटर लेने के लिए जाते हैं तो पोजीशन लेटर के समय में आपसे डिमांड की जाती है बिजली के बिल की, यानी कि जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है उसका एक प्रूफ मांगा जाता है आधार कार्ड के अलावा। तो जब आप इसे देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आप बिजली के बिल की जगह कोई और प्रूफ की बात करें तो आप पानी का बिल भी दे सकते हैं। आप अगर चाहें कि पानी का बिल नहीं है, आप अगर ये चाहते हैं कि मेरे पास निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर इसके बाद हमारा ये सवाल है, अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद कितना समय मिलेगा पेमेंट करने का। तो दोस्तों मैं बता दूं, अलॉटमेंट लेटर जैसे ही आपको मिलता है बुकिंग के बाद 24 घंटे का टाइम इन्होंने दिया है अलॉटमेंट लेटर देने का, और उसके बाद 60 दिनों का टाइम इन्होंने दिया है आपको फ्लैटों की पेमेंट देने का। अगर आप उस टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते पूरी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको 11% एनुअल के हिसाब से इन्हें एक्स्ट्रा जो है ब्याज देना पड़ेगा। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, डीडीए की प्रॉपर्टी को कौन कौन सी बैंक फाइनेंस करती है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हम दे चुके हैं, कौन कौन सी बैंक फाइनेंस कर सकती हैं। इसके बाद दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहता हूं, क्या डीडीए की फ्लैट है, क्या उनकी कीमतें उन फ्लैटों के अकॉर्डिंग सही है या गलत। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या डीडीए ने इस बार जो 2023-24 की स्कीम निकाली है, क्या वो फ्लैट जो है वाकई सस्ते हैं, वाकई बेटर है या नहीं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।